नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पार्ट है वो सब कवर करते हैं। और साथ ही साथ सेम ट्रिक्स देखते हैं। ये सेम ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को कैसे समझना है मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे से बढ़ाकर मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे कर दूं, ताकि एग्जाम से एटलीस्ट 3 महीने पहले आपका पूरा का पूरे जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। दोपहर 2:05 को ये वीडियो अपलोड हो जाती है। अभी बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि डे 1 से लेके डे 10 तक हमने 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया था। और डे 11 से लेके डे 20 तक हमने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया था। और 2000 और सॉरी डे नंबर 21 से हमने स्टार्ट किया है 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर, और आज है डे 30 जहां पर हम 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्लास की तरफ चलते हैं। बस एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 करके भी देख सकते हैं। अभी हम 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जहां पर आज ये 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हमेशा की तरह मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा, आप सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप खुद ही आंसर इस क्वेश्चन का निकाल लें। और अगर आपसे नहीं निकलता है तो मैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी आपके पास 15 सेकेंड्स है, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलिए, आई होप आपने अब सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है, किसी की स्पीड स्लो है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है। तो अभी देखो जरा, यहां पर आया है कि मंगलयान। ठीक है। 2013 में एक्चुअली मंगलयान को लॉन्च किया गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे 2013 में किया गया तो 2016 में क्यों पूछा जा रहा है। देखो, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या पता उस टाइम पर कोई बड़ी डिस्कवरी की हो मंगलयान ने। ठीक है। या उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से मंगलयान न्यूज में रहा हो, इसलिए पूछा है। ठीक है। ऐसे बेफिजूल के कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता जब तक वो न्यूज में ना हो। ठीक है। अब बात यह है कि आपको ये समझना है कि 2013 में इसे लॉन्च क्यों किया गया था। इसका एम था, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका एम जो था वो था कि जो भी मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन है, ठीक है, उसे ट्रेस किया जा सके, उसको ट्रेस किया जा सके। ये मंगलयान का एम था। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एम इसका क्या था, टू ट्रेस मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। ठीक है। अब देखो पहली स्टेटमेंट पे आओ, लिखा है इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। बिल्कुल करेक्ट चीज है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब देखो, मैंने अभी लास्ट क्लास में ही आपको समझाया था कि उन्होंने वहां पर क्या किया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया ऐसी सेकंड ऐसी कंट्री है जिसने किया है, इंडिया ऐसी थर्ड ऐसी कंट्री है जिसने ऐसे किया है। ऐसी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी वो गलत क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि अगर मंगलयान
को लॉन्च किया गया था, तो हमारा जो प्यारा भारत है, वो कौन से नंबर का ऐसा देश बन गया था जिसने मार्स पर कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया है। तो इतनी नॉलेज वो आपसे चाहते हैं, तो आज भी अगर कोई भी मिशन लॉन्च होता है, आपको ये पढ़ना है कि हमसे पहले और कौन-कौन से देश कर चुके हैं। ठीक है? इस स्टेटमेंट से आप ये समझिए। बोला है कि मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इन मार्स आफ्टर यूएसए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे पहले भी 2 और कंट्रीज़ गई थी, एक यूएसए गई थी और एक सॉरी 3 कंट्रीज़ गई थी। एक गई थी सोवियत यूनियन, एक गया था नासा और एक गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है? तो ये अभी मैं आपको लिखवा दूँगा, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखो, अब क्या है, मैं क्यों आपसे कल एक चीज़ बोल रहा था कि कभी भी जब ओनली यूज़ किया गया है किसी भी स्टेटमेंट में, आपसे लोग बोल देते हैं यूट्यूब पे एग्ज़ाम से पहले आकर कि जहाँ ओनली दिखे उसे काट दो। यार ऐसा मत करो। आप देखो क्या ओनली लगाने के बाद उस सिचुएशन को एक्सट्रीम बनाया जा रहा है? ठीक है? और वैसे भी ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे लॉन्च किया गया है या फिर समझ लो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, इन पर ये लॉजिक थोड़े से काम नहीं करते। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट थी। अब वो उन ओनली वाले जो बोलते हैं आपको, समझदार लोग जो आपको बोलते हैं कि ओनली दिखे तो काट दो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, वो तो यहाँ पर गलत हो गया, आपका एक क्वेश्चन गलत करवा दिया। ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब तक किसी भी क्वेश्चन को ओनली लगा के एक्सट्रीम ना बनाया जाए तब तक मत काटना। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल सही बात थी। ठीक है? ये तो एक फैक्ट था जो आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए था। तो प्लीज ऐसे ही ओनली दिखाकर कहीं पर भी काटा मत मार देना, स्टेटमेंट को गलत मत कर देना। प्लीज ये देखना क्या स्टेटमेंट है क्या? क्या वो कोई किसी फैक्ट को दर्शा रही है? क्या वो किसी सिचुएशन को एक्सट्रीम बना रही है? वो देखकर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है? प्लीज उन ट्रिक्स को, फालतू की ट्रिक्स पर मत जाना। अब देखो जरा 1 एंड 3 इसका राइट आंसर है। बट हाँ, इससे रिलेटेड हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंडिया जो थी वो फर्स्ट एशियन कंट्री बन गई थी जिसने ऐसा किया था। ठीक है? मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट एशियन कंट्री टू डू सो। ठीक है? साथ ही साथ इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों हुई? क्योंकि इंडिया से भी पहले, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बिफोर इंडिया 3 ऐसे मतलब नेशन मान लो, कंट्रीज मान लो जिन्होंने ऐसा किया था। एक तो सोवियत था उस टाइम, देखो अब रशिया है, बट जब उन्होंने वो जिसे हम कहते हैं मिशन लॉन्च किया था तब वो सोवियत यूनियन थी, तो इसीलिए हम सोवियत ही मानेंगे अभी भी। ठीक है? सोवियत यूनियन, उन्होंने ऐसा मिशन लॉन्च किया था हमसे पहले। उसके बाद किसने किया था? नासा ने, जो यूएसए है, यूएसए की नासा है, उसने किया था। और फिर किसने किया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना। इन्होंने ऐसा किया था इंडिया से पहले, बट इधर लिखा है कि इंडिया सेकंड था, नहीं, इंडिया फोर्थ था। ठीक है? कल की स्टेटमेंट भी आपने देखी थी, सेम ऐसी स्टेटमेंट थी, वो भी गलत थी। तो अब इससे याद रख लेना कि आपसे वो चाहते हैं कि आप जब भी कोई नया लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गैदर करें कि हमसे पहले भी क्या कोई ये काम कर चुका है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि अब ये वापस नहीं आने वाला। ठीक है? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है और इसका रिपीट होना बनता है। रिपीट कैसे होगा? कि सूरत स्प्लिट से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, क्या पता कुछ और पूछ ले। ठीक है? तो इसीलिए हम पूरा का पूरा जो स्टैटिक का पोर्शन है सूरत स्प्लिट का, वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है? तो फिर से 15 सेकंड दे रहा हूं, आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं।
चलिए, तो पहले मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि ये सूरत स्प्लिट क्यों हुई थी, फिर मैं आपको लिखवा भी दूँगा, ठीक है? ताकि बाद में जब आपको पीडीएफ मिले, पीडीएफ आपको भाई पढ़ के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, ठीक है? तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या मेन रीज़न था जो ये सूरत स्प्लिट हुई थी। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, एक्चुअल में जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि देखो एक्सट्रीमिस्ट का जो सोचने का तरीका था, वो इस तरीके का था कि ये जो काउंसिल एंट्री आप कर रहे हैं, ठीक है? आप उस टाइम पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर जाके जो आप बातें कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क देखने को मिल नहीं रहा है। तो हमें कुछ एक्सट्रीम मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ठीक है? उन्होंने स्वराज का नाम लिया था, उन्होंने स्वराज की बातें करना शुरू करी थी कि हम खुद में इतने सक्षम हैं कि हम अपने देश को अपने तरीके से चला सकते हैं, ठीक है? बट मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, मॉडरेट्स का भी एम यही था, पर मॉडरेट्स थोड़ी-सी वही मॉडरेट अप्रोच रखते थे कि काउंसिल एंट्री जाएँगे, धीरे-धीरे चेंज आएगा, बट एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये चेंज जल्दी आए, ठीक है? तो इस वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया और 1907 में हमें सूरत सेशन में एक स्प्लिट देखने को मिलती है, ठीक है? जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। तो क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो लैक कर रहे थे फेथ को इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस वजह से ये स्प्लिट हुआ था। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखवाने वाला हूँ, वो यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। नाम सूरत क्यों पड़ा? 1 मिनट बस। स्प्लिट। नाम सूरत क्यों पड़ा? अरे यार, एक तो मेरी राइटिंग इतनी प्यारी है, बस क्या बोलूँ मैं। SPLIT, यस, है ना? सूरत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में जो सेशन हुआ था, वो सूरत में हुआ था, ठीक है? कब हुआ? 1907 में। अब थोड़ा-सा, अब क्या पूछा जा सकता है आपसे, थोड़ा वो ये पता करना चाहते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कौन-कौन से लीडर्स थे, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। उस टाइम पर कौन-कौन से लीडर्स कहाँ पर थे, ठीक है? एक्सट्रीमिस्ट सबको पता होता है क्योंकि सबको याद है लाल बाल पाल, ठीक है? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लाल बाल पाल, ये सबको याद होते हैं, ठीक है? लाला लाजपत राय, बीजी तिलक जी, ठीक है? उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। पर मॉडरेट्स कुछ ही लोगों को याद होते हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है जी के गोखले। ये कौन थे? ये आपको पता है कि मेंटोर थे किसके? गांधी जी के। गोखले, ये मॉडरेट थे, ठीक है? प्लस एक और नाम आप याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस बनर्जी। बनर्जी, ठीक है? ये आपको जो 5 नाम हैं इस मतलब कि सूरत स्प्लिट से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब क्या था कि उस टाइम पर ये जो, जिसे हम कहते हैं कि स्प्लिट होने का मेन रीज़न था कि एक्सट्रीमिस्ट ने 2 अपने ऑब्जेक्टिव दिए थे, है ना? मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो इन्होंने किसके सामने रखे थे? इन्होंने सामने रखे थे मॉडरेट्स के, पर उनमें से एक भी नहीं माना गया, इस वजह से स्प्लिट जो है वो हो गई, ठीक है? ये 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि उस टाइम पर बात चल रही थी कि जो लाला लाजपत राय हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन का 1907 में। पर बना किसको दिया? पर बना दिया गया रास बिहारी घोष को, ठीक है? तो पहला क्या था कि लाला लाला लाजपत राय, जो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए सूरत सेशन का, ठीक है? टू बी मेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1907। प्लस एक और डिमांड थी उनकी
कि मैंने अभी बोला कि ये स्वराज की बात करते थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्वराज की बात करते थे, स्वदेशी मूवमेंट की बात करते थे, है ना। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव यही था कि डिमांड रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा लो, ठीक है। अब क्या है कि दोनों ही डिमांड को क्या कर दिया गया, बोथ डिमांड्स नॉट एक्सेप्टेड। अब ऑब्वियसली एक्सट्रीमिस्ट को गुस्सा आएगा, एक भी बात नहीं मानी। और साथ ही साथ लाला लाजपत राय की जगह किसको बना दिया गया था प्रेसिडेंट, रास बिहारी घोष को। तो क्वेश्चन ये आ सकता है सूरत स्प्लिट के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखना रास बिहारी घोष जी थे। तो रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बना दिया गया ना, प्रेसिडेंट बना दिया गया कब का, 1907 में, ठीक है, सूरत सेशन का। ऐसे लिख देता हूँ, सूरत सेशन। और ये रीजन था जो हमें देखने को मिला कि सूरत स्प्लिट हुई, लेड टू सूरत स्प्लिट, ठीक है। ये चीज जो है वो आपको सूरत स्प्लिट से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीजन आपको पता चल गया। बस अब जो अगर वो पूछेंगे तो वो ये पूछ सकते हैं कि मॉडरेट्स कौन थे उस टाइम पर, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, दो ऑब्जेक्टिव क्या उस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट ने सामने रखे थे, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस टाइम का जो सेशन था सूरत सेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी हम चीजें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। द प्लान ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स envisaged that after the सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ था, क्या उन्होंने बोला था कि हम आपको ये दे देंगे। आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, उसमें उन्होंने बोला था, मतलब लड्डू देना चाह रहे थे उस टाइम पर जो नेशनलिस्ट थे उन्हें, कि आपको हम ये दे देंगे जी, ठीक है। बट हमने क्या कहा, भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो पता है आपके पास अब कुछ देने के लिए नहीं है तो आप यही दे रहे हैं, पर हम इससे बहुत ज्यादा आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये आया था 1942 में, ये जो मिशन है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, मिशन, मिशन कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन। अब आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, मैं आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, आपने अब चारों स्टेटमेंट पढ़ ली होंगी। देखो, उस टाइम पर क्या हुआ कि जो ये क्रिप्स मिशन आया, ये फेल हो गया था, ठीक है, फेल्ड, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फेल्ड। बहुत सारे रीजन थे ना, आईएनसी ने बात मानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बात नहीं मानी, मुस्लिम लीग ने भी नहीं मानी, दोनों के रीजंस अलग थे, सेम रीजंस नहीं थे, वो सारे रीजंस अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। उस टाइम पर वो बोल रहे थे, लड्डू दे रहे थे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, मतलब जो चीजें हम 910s में और 920s में मांग रहे थे, वो आप हमें 1940s में ला के देंगे क्या। अब तो हमने वैसे ही 1929 में ये बात मान ली थी कि अब तो हम स्वराज ही गेन करके रहेंगे, अब हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए, और अब आप हमें लड्डू दे रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस का, ठीक है। तो वो लड्डू हमें नहीं चाहिए था। तो अब पूरा टॉपिक एक बार देख लेते हैं। देखो,
इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था, आपको पता है वर्ल्ड वॉर चल रही थी, 1939 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश के जो एलाइज थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आप इंडिया को भी अपने साथ लेके चले। क्यों? क्योंकि इंडिया आएगा तो इंडिया के सोल्जर्स भी आएंगे और वो भी हमारे साथ लड़ेंगे, तो हमें क्या होगा, एक अच्छा बैकअप मिलेगा, ठीक है। बट उस टाइम पर क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो ये कह रही थी कि हमारे सोल्जर्स आपकी लड़ाई में क्यों लड़ेंगे। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है। तो वो इसीलिए ये लड्डू लेके आए थे क्रिप्स मिशन का, कि आपको हम ये देंगे, तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट कर दो। पर गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ मना किया था, ठीक है। अब देखो जरा, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ब्रिटिश के जो वॉर एफर्ट्स थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिश वर फेसिंग मिलिट्री सेटबैक्स अगेंस्ट जापानीज इन दी साउथ ईस्ट। तो इस वजह से प्रेशर बन रहा था उसके एलाई से, यूएसए से, यूएसएसआर से, चाइना से, कि आप प्लीज इंडिया के साथ जो आपका पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है उसे खत्म करिए और इंडिया का सपोर्ट गेन करिए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक बैक स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए थी। मेन प्रपोजल क्या थे? मेन प्रपोजल सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस, जो मैंने आपको बताया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हम आपकी एक असेंबली बनाएंगे जिससे ये तय होगा कि किस तरीके से इंडिया जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबली से एंड नॉमिनेटेड मेंबर होंगे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। इसकी बात उन्होंने करी थी, तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी बनाने की बात कर रहे थे। मैंने फिर बोला है, जो मैंने अभी ये ब्लैक से अंडरलाइन किए हुए हैं उतना ही याद रखना, बाकी जो ये आपको यहाँ पे बोल्ड में दिख रहा है ये आप दिमाग में रख लेना। राइट टू सेसीड, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो हमें सामने देखने को मिल रही थी। ये बोला कि जो भी प्रोविंस अनविलिंग है कि वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती है, वो और इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहती है, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन मान सकती है, ठीक है। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, आप जाइए, हमें नहीं चाहिए आपका ये क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ पावर में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई एंड डेट नहीं थी कि कब आप पावर को ट्रांसफर कर दोगे, वही कह रहा हूँ कि लड्डू दे रहे थे। तो इन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू सेफगार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी एंड इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर, बट कोई एंड डेट नहीं थी, ठीक है। इंटरिम पीरियड में उन्होंने बोला जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, जब तक आपको मतलब कि डोमिनेंस स्टेटस नहीं मिलता, तब तक हम ही राज करेंगे। जो गवर्नर जनरल है, जीजी है, उसके पास ही पावर्स रहेंगी जो अभी है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी कि आपका तो पता ही नहीं आप कब देंगे। उसके बाद फिर फेल हो गया, मैंने रीजन बताया आपको, फेल हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्यों फेल किया, मैंने अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ पावर की आप बात कर रहे हैं, पर कोई एंड डेट ही नहीं है भाई साहब कि कब दे रहे हैं। डोमिनेंट स्टेटस की बात हम कब किया करते थे भाई, अब हमें नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसकी बात वो कर रहे थे। फिर प्रोविंशियल सक्सेशन क्लॉज आया, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, कि भाई वो ये बोल रहे थे कि जो भी नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहता है वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, तो ऐसे तो टुकड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम थी। गांधी जी ने भी एक बात बोली थी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस मिशन को लेकर, कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है ड्राइंग ऑन अ क्रैशिंग बैंक। मतलब कि एक बैंक जो पहले से ही मतलब कि डूबता जा रहा है, उसमें आप हमें चेक दे रहे हो, वो भी पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, जिसका टाइम जा चुका है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी का कहना था, प्लीज इसे याद रखना। मुस्लिम लीग का अलग मतलब ऑब्जेक्शन था, अलग रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने इस क्रिप्स मिशन को नहीं माना, बोला कि भाई हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? उन्होंने, उनकी तो मांग ही ये थी भाई साहब हमें पाकिस्तान दे दो, है ना, पाकिस्तान दे दो जी हमें। तो उनकी यही मांग थी, वो मांग इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिली, तो इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मैकेनिज्म था, उसमें बोला गया उनके हिसाब से कि मुस्लिम इंटरेस्ट जो है उसको ठीक तरीके से सेफगार्ड नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने बोला भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज जाइए, हमें नहीं चाहिए आपका क्रिप्स मिशन। तो याद रखना, ना ही मुस्लिम लीग मानी थी, ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस माना था, ठीक है। क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल सकता है वो वहां पे स्टेटमेंट में यूपीएससी, कि क्रिप्स मिशन वाज एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग बट नॉट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट आपको क्या याद रखना है, दोनों ही नहीं माने थे और दोनों के रीजन सब आपको पता है। जब आपको रीजंस पता है तो आपको वो कितना ही घुमा ले, आप समझ जाएंगे भाई साहब, पागल मत बनाइए यूपीएससी जी, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके,
देखो, ये है जो क्वेश्चन, ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन, मैं फिर बोलता हूँ, हमेशा दिमाग में याद रखो, जो कट ऑफ जाती है 50% से भी कम जाती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा सर के ऊपर से जाएंगे और कोई सेंस नहीं बनाएंगे, ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो इसमें ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही लेना, अगर रिस्क टेकिंग पावर नहीं है तो भाई पीछे हट जाना। ठीक है, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लो समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, तो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, पहले ही बता देता हूँ। सिर्फ ऑप्शन टू खजुराहो बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, और तिरुपति बिल्कुल रेयाला सीमा एरिया में है, रीजन में है। ठीक है, बाकी सब गलत दिया है। क्यों गलत दिया है वो भी बता देते हैं। बोध गया जो है वो यार भागेलखंड का है। ठीक है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, बिहार में, BH मीन्स बिहार। ठीक है, बिहार में बहुत सारे रीजंस की वजह से फेमस है, बट एक और रीजन है, यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड, ठीक है, बुंदेलखंड वाला। शिरडी की बात करें तो आपको पता है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, नासिक में देखने को मिलता है, सॉरी, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो वीरभद्रा तो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अहमदनगर। कहाँ पे है जी, ये महाराष्ट्र में है। तो मैं बस इतना आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन था थोड़ा टिपिकल, नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज परेशान मत होना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ले सकते हो अगर रिस्क तो भाई ले लेना, मैं होता तो मैं छोड़ देता। ठीक है, नासिक की बात कर रहा हूँ। नासिक जो है वो कहाँ पर है, क्या वो मालवा प्लेट्यू में है, क्या वो मालवा रीजन में, बिल्कुल भी नहीं, वो तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में है। क्यों फेमस है यहाँ का, आपने सुना होगा, कुंभ मेला है फेमस, कुंभ मेला। बहुत सारे लोगों को यही लगता है प्रयागराज में ही होता है कुंभ मेला, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह होता है, 4 जगह होता है, 4 जगह होता है जिसमें से एक नासिक है। ठीक है, तिरुपति की बात करें तो ये एकदम करेक्ट था। तिरुपति जो है वो काफी फेमस है ना, एक तो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहां पर, दूसरा एक और मंदिर है हिंदू, तिरुपति बालाजी तो सबको पता होता है ना, तो एक और आप याद रख लेना, हिंदू श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसे स्किप भी कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस लॉजिकल क्वेश्चंस जो है उनको स्किप नहीं करना है, जो आपके स्टैटिक वाले क्वेश्चंस है, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है, वो स्किप मत करना। करंट अफेयर्स के लिए आपको पता है कि हम वीकली सेशंस कर रहे हैं, जिसमें मैंने अक्टूबर करंट अफेयर्स के 4 पार्ट करवा दिए, पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिया, एक पार्ट बचा है, कौन सा है, प्लेसेस एंड न्यूज, वो भी कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ये खत्म होता है फिर हम नवंबर की करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने बहुत ही ये समझ लो डीप एनालिसिस करके, डेली लेवल पे जाके, डेली बेसिस पे जाके करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है, उसमें क्वेश्चंस बनाए हैं और एकदम यूपीएससी की लैंग्वेज के क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में भी राज्यसभा की जो पावर है स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने की, उससे रिलेटेड है। तो फिर से चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ।
ओके, देखिए, अब बात क्या है, बात ये है कि कुछ आर्टिकल्स है पॉलिटी में जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इज आर्टिकल 249। और ये वही आर्टिकल 249, ठीक है। अब क्या है ना कि आप इन क्वेश्चन से क्या समझ सकते हैं कि आपको, जब आप ये देखते हैं कि स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, और अपना जो भी मतलब लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट जो है उसमें क्या आता है, तो आपको ये देखना है कि एक्सेप्शंस क्या है। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन पे ही है कि स्टेट लिस्ट पर तो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ठीक है। बट क्या कुछ ऐसे भी केसेस है जिसमें पार्लियामेंट या फिर राज्यसभा जो है वो स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकती है? तो ये कहाँ आता है? ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 249 में। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं, जब भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक्सेप्शंस की तरफ ज़रूर जाइए, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से बनाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर डी है कि राज्यसभा ऐसा काम कर सकती है, स्टेट लिस्ट में जो लॉज हैं उससे रिलेटेड लॉज बना सकती है, ठीक है। पर कितनी मेजोरिटी से बना सकती है? स्पेशल मेजोरिटी से बना सकती है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, मेजॉरिटी। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने आगे ऐड करी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 249। प्लीज़ एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बट कब? क्या रीजन होगा? अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी और डिक्लेयर करती है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज याद रखना, वो यहां पर घुमा देंगे, लोकसभा लिख देंगे, लोकसभा नहीं है। राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से और ये डिक्लेयर करती है कि इस स्टेट लिस्ट के टॉपिक के ऊपर या स्टेट लिस्ट के पार्ट के ऊपर हमें लॉ बनाना पड़ेगा क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो ही आर्टिकल 249 का यूज हो सकता है। ऐसा करने के लिए रेजोल्यूशन को जो पास करना होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने नहीं अंडरलाइन किया है उसे बस एक बार रीड करके आगे पढ़ो, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है इसका? क्या होगा? ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, ये रेजोल्यूशन 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपको 1 साल के बाद फिर से इसको रिन्यू करना है तो आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने के अंदर फिर से आप इसे रिन्यू कर सकते हो, इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो अगर आपको 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद अगर आपको इसे वापस स्टार्ट करना है, इस रेजोल्यूशन को फिर से लेके आना है, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। आप फिर से इस रेजोल्यूशन को ला सकते हो। तो यही बोला गया है कि रेन्यूअल क्या है, रिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा? कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 1 year पीरियड इफ अनदर रेजोल्यूशन अप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूस इज पास्ड। पर एक्सपायर कब हो जाएगा? अगर बोल दिया 1 साल कंप्लीट हो गया, पर अगले 6 महीने के अंदर अगर फिर से इसको रिन्यू नहीं किया जाता है तो ये एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। अ लॉ मेड अंडर द आर्टिकल सीजेस टू इफेक्ट 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन एक्सपायर्स। मतलब 1 साल के बाद भी 6 महीने हैं उसे फिर से रिन्यू करने के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। फेडरल बैलेंस, ये तो मेंस के लिए है कि इससे क्या होगा, ये आर्टिकल 249 जो है ये एक बैलेंस बना के रखता है किसके बीच में? स्टेट के बीच में और यूनियन के बीच में। कैसे? ये तभी यूज किया जा सकता है जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, नहीं तो नहीं यूज किया जा सकता, ठीक है। और ऊपर से साथ ही साथ टेम्परेरी बेसिस पे है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज आर्टिकल 249 के बारे में ये चीज याद रखना। वो क्वेश्चन अगर घुमाएंगे तो एक तो यहाँ से घुमाएंगे कि कितने साल के लिए वैलिड है, ठीक है, 1 year के लिए वैलिड है। उसके बाद एक्सपायर 1 year के बाद कब होगा? अगर 6 महीने के अंदर रिन्यू नहीं किया जाता है। प्लस राज्यसभा के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से नेशनल इंटरेस्ट के नेम पे। प्लीज ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, रिसेंटली जैसे ही आ जाए ना तो वो क्वेश्चन आज के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रीजन आपको पता है, उस टाइम पर कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस
इसको करने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। उस टाइम पर क्या हुआ था, बोला गया है कौन सी स्टेट है जिसने एक्सप्लोर किया था द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल आइलैंड, ठीक है, ये इनलैंड, सॉरी इनलैंड पोर्ट, ठीक है, टू बी कनेक्टेड टू अ सी बाय अ लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। ये क्या हुआ था कि ये सोच रहे थे कि अरेबियन सी को गुजरात के थ्रू राजस्थान में लाया जाए और राजस्थान के अंदर जैसे हम कहते हैं इनलैंड बनाया जाए, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाया जाए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है राजस्थान ऐसा सोच रहा था, ठीक है। कैसे अरेबियन सी के थ्रू गुजरात से होते हुए किसको कनेक्ट किया जाए, राजस्थान के एक इनलैंड पोर्ट को किया जाए कनेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में तो आपको पता है, 5 क्लासेस पहले ही मैंने आपको बहुत डीप में समझाया था कि यूएनएफ ट्रिपल सी ये फ्रेमवर्क क्या है, किससे रिलेटेड बात करता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि इसकी ही एक मीटिंग थी पेरिस में 2015 में। अब 2015 में इतनी बड़ी मीटिंग होती है, यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट को जिसे हम कहते हैं साइन किया जाता है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट है क्या, उससे रिलेटेड ही ये पूरा क्वेश्चन है। आज भी पेरिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लास्ट स्टेटमेंट है आज के हिसाब से वो डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर पहले उस साल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास है 15 सेकेंड्स, आप तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, फिर मेरे लिए आपको समझाना इजी हो जाता है। चलिए, तो आपने आई होप पढ़ ली होगी तीनों स्टेटमेंट। देखो, सेम स्टेटमेंट हमें शायद लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में देखने को मिली थी, जहाँ पे ऐसे ही बोला हुआ था कि जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन्होंने ये पर्टिकुलर ट्रीटी या फिर पर्टिकुलर ऐसे कोई क्वेश्चन था उसे साइन किया था, ठीक है। और वहां पे भी वो गलत था, यहाँ पे भी वो गलत था। तो वो यही चाहते हैं कि आप जब भी कोई एग्रीमेंट आता है, जब भी कुछ आता है, तो आपको ये पता हो कि क्या सारे लोगों ने रेटिफाई किया है, सारे लोगों ने साइन किया, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी जैसे पेरिस एग्रीमेंट किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जो एक पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट जा रही हो, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, एक भी अगर ऐसी कंट्री हुई तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो गई, जिसने ये साइन ना की हो। वैसे तो सिर्फ उस टाइम पे 55 साइनेटरीज थे इसके, है ना। यूएन में तो कितने मेंबर्स है, 190 प्लस मेंबर्स है, ठीक है। अब क्या है कि उस टाइम के हिसाब से ये गलत थी, आज के हिसाब से भी गलत है, ओके। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। अब ये जो एग्रीमेंट है, बोला गया है ये लिमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, के एमिशन को, कि हम इस ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, एमिशन की वजह से जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसे 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस ना जाने दे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आज के हिसाब से भी ये करेक्ट है, ठीक है। अब उस टाइम पे बोला गया, डेवलप कंट्रीज ने एक्नॉलेज किया है कि ये उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इस स्तर तक पहुंच गया है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर उन्होंने बहुत पॉल्यूशन किया था, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में लिखा है, उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने कमिट किया कि हम डोनेट करेंगे 1000 बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसा तो नहीं था, 1000 नहीं था, 100 था। तो मैंने क्या बोला, जब भी वो डेटा आपको देंगे ना, और डेटा उन्हें गलत करना होगा, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम जाएंगे। मतलब उस टाइम पे उन्होंने बोला कि 100 बिलियन डॉलर्स जो हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, हम डोनेट करेंगे, बट यहाँ पे एक्सट्रीम बनाने के लिए एक जीरो और लगा दी, ठीक है। तो अगर वो किसी भी डेटा को गलत करते हैं, तो आपको याद रखना है वो उस डेटा को बहुत ही एक्सट्रीम ले जाएंगे। जैसे कल के एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो उसे 560 किलोमीटर की हाइट पे ऊपर ले जा रहे थे, बट उधर क्या लिखा था, 1560, मतलब 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंचा दिया था, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, वो उनका काम ही ये है कि अगर वो डेटा गलत करना चाहेंगे, बहुत ही एक्सट्रीम करेंगे। तो जब भी आप कोई डेटा पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में रखना, हाँ इसके अराउंड है, ठीक है।
फिर उसकी वजह से पूरी की पूरी स्टेटमेंट हो जाती है गलत और आंसर है टू ओनली। बट इससे रिलेटेड हमें थोड़ा डेटा पता होना चाहिए, पेरिस एग्रीमेंट आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि बस ये समझने वाली चीज़ है, कुछ रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि ये जो एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट, ये लीगली बाइंडिंग है। और जब कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग होती है तो थोड़ा कम ही लोग उसको क्या करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, और राटिफाई करते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एडॉप्शन इसका कब हुआ और एंट्री इनटू फोर्स कब हुआ। कॉप 21 हुआ था 2015 में, तब इसको एडॉप्ट किया गया और फोर्स में आया अगले साल। उसमें क्या लिखा था, 2017 में फोर्स में आया, तो ये तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो जाती है ना। 2017 में फोर्स में आया था, 2016 में सॉरी, वहाँ 2017 लिखा है। फिर टेम्परेचर गोल्स जो थे, वो जो सेकंड स्टेटमेंट है वही यहाँ पे लिखी है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को नहीं होने देना है। उसके बाद नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये क्या है, हर कंट्री अपने आप डिसाइड करेगी अपने हिसाब से कि ये हमारा करंट स्टेटस है और ये हमारे नेशनल एम है। ठीक है, कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कैसे, उसके एमिशन को रोकेंगे। ठीक है, तो ये अब कंट्री के अपने टारगेट होते हैं। तो ये जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये भी पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू ही आए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कितने टाइम के लिए होते हैं, ये हर 5 साल में अपडेट किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल स्टॉक टेक, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करी जाए, फाइनेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक मतलब कि डेटा ऐड किया है कि 2015 के एग्रीमेंट में आपको पता है $100 बिलियन की बात करी गई थी। ठीक है, बट अब जो ये है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स आए हैं जिसमें एम किया गया है कि एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन एनुअली, जैसे हम कहते हैं कि वो किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट की जाएगी बाय 2025 फ्रॉम ऑल सोर्सेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज, ये याद रखना। ठीक है, और बोला गया है कि एक को टारगेट है कि एटलीस्ट 300 बिलियन एनुअली पैसा दिया जाए। ठीक है, फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो ये दो डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं, 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035 और अभी के हिसाब से फॉर नाउ 300 बिलियन, मतलब कि पहले 100 बिलियन था, उससे 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया और 2035 तक की बात करी गई है कि 1.3 ट्रिलियन एनुअली पैसा दिया जाए। ठीक है, किसको, प्लीज याद रखना, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है चेंज लाने की। इस पैसे से हम क्या करेंगे, हम न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे अपने इकोसिस्टम में जिसकी हेल्प से हम एमिशन को कम कर पाए। ठीक है, फिर इंडिया का क्या रोल है, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए। बट ये याद रखना, ये जो पेरिस एग्रीमेंट आया था, इसने क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसे रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसके ऊपर भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था जब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर फिर वही चीज़ दी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है क्या नहीं है, मैं आपको सब समझाऊंगा, 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। चलिए, अब देखते हैं। देखो हुआ क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ये पर्टिकुलर चीज इसके वजह से आई है या इसने निकाली है या यहाँ पे आई थी, वो यूजुअली गलत ही होता है। मैंने अभी तक आपको ऐसे 4 क्वेश्चन दिखाए हैं पिछले 3 साल के पेपर में। ठीक है, 2014, 2015 और 2016 में, और अभी तक वो चारों क्वेश्चन गलत हुए। यहाँ पर भी ये गलत है। क्लब ऑफ रोम है क्या, ये तो बनाया गया था, फाउंडेड इन
फाउंडेड इन 1968। ठीक है। अब ये जो क्लब ऑफ रोम है, ये क्या था? ये तो एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल थिंक टैंक था, जिसमें डिफरेंट एरियाज के लोग आते थे। मतलब कि कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सिविल सर्वेंट है, वो आकर यहाँ पर बातें करते थे। ठीक है। ठीक है। वेरियस चीज़ों से, साइंस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इनके बारे में वो बात करते थे। ठीक है। इसका कोई भी रिलेशन नहीं था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। 1972 इन्होंने क्यों रखा? इन्होंने, देखो हुआ क्या, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पब्लिकेशन निकाली। उस पब्लिकेशन का नाम क्या था? द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो यार, एक बार क्लब ऑफ रोम का जिसे हम कहते हैं कि जिक्र अगर यूपीएससी ने अपने पेपर में किया है, तो दे वांट कि आपको पता हो क्लब ऑफ रोम क्या है। उससे इंपॉर्टेंट बस एक ही, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहां पे लिख देता हूं मैं, पब्लिकेशन है ये। इट इज अ पब्लिकेशन, एक इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब याद रखना ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल थिंक टैंक है जहां पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, ग्लोबल लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हो, वो आके साथ में बैठते थे। उन्होंने ये निकाला था, द लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ जी, ये एकदम ठीक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव किए गए 2030 में। ये एकदम करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट अगर इसको फर्स्ट प्रपोज यहाँ पे नहीं किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? उसके लिए मैंने आपके लिए डेटा ऐड किया है थोड़ा सा, बस ये याद रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। बट इनको अगर आप बोलेंगे ना कि इनको सबसे पहले इनके बारे में बात कहाँ करी गई थी, तो बात करी गई थी 2012 में, रियो प्लस 20 मीन्स रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, मैंने आपको बताया था, उसमें प्लस 20 कर दो मतलब 20 ईयर्स, तो क्या आ गया 2012। रियो अर्थ समिट जो हुई 2012 में रियो दे जेनेरियो में, वहां पे सबसे पहले जिक्र किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। पर करेक्ट 3 साल बाद इस एजेंडा को फाइनलाइज किया गया और 2030 एजेंडा बोला गया। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, कि 2030 तक हमें ये 17 गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना है। वो 17 गोल्स क्या हैं, अभी आगे मैंने ऐड किए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि इसको कब अडॉप्ट किया गया, 2015 में। फोर्स में कब आए, 2016 में। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, न्यूयॉर्क सिटी में। बस इतना याद रखना है। ठीक है। अब आ जाओ 17 डेवलपमेंट गोल्स पे। मैं वैसे तो आपको 17 के 17 याद होने चाहिए। ठीक है। बट मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बट फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप देखो कि पॉवर्टी है, तो उसको, पॉवर्टी को खत्म करना है, तो नो पॉवर्टी। खत्म कैसे होगी? आपको उनकी भूख मिटानी पड़ेगी। भूख मिटा दी। ठीक है। अब अगर आपने उनकी भूख मिटा दी, तो अब उनका नेक्स्ट काम क्या है? आपको क्या करना है कि उनकी सेहत का ध्यान रखना है। ठीक है। जब आपने भूख मिटा दी, तो उनके सेहत का ध्यान रखना है। सेहत बढ़िया हो गई, पेट भर गया, तो अब उनके दिमाग पे काम करना है, उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ठीक है। जब उनके पास क्वालिटी एजुकेशन आ गई, तो अब उनके बीच में जो भेदभाव है लड़का और लड़की को लेके, वो जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 5 अगर आपको ये याद हो गए, तो याद रखना, फिफ्थ से जेंडर इक्वालिटी से 10 पे कूद जाओ, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज। मतलब जेंडर इक्वालिटी 5 पे है, 10 पे उसके डबल पे क्या है, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। ठीक है। जो जो मैं याद करवा सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर आओ 14 और 15 पे। 14 और 15 को कैसे याद रख सकते हो? पहले पानी से रिलेटेड बात करी गई, फिर लैंड से रिलेटेड, मतलब लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। और 17th क्या है? जितने भी गोल्स की बात करी गई है, उन सारे गोल्स की पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो हाँ, 17 में से मैंने आपको 5, 6, 7, 8, 9, 9 याद करवा दिए।
ठीक है, और आपको तरीका भी बता दिया कैसे याद करना है। और यही इंपॉर्टेंट है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि यही पीसीएस में भी ये दोनों काफी पूछे गए। ठीक है, 17 तो वैसे ही याद हो जाएगा, सारे गोल्स की पार्टनरशिप। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन आपको याद रखना है 13। ठीक है, 13 नंबर को अनलकी माना जाता है ना, तो मान लो कि क्लाइमेट चेंज अनलकी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए क्लाइमेट एक्शन करना पड़ेगा, इसको याद रखो। तो अब 10 याद हो गए, अब 7 पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने खुद के लिए ट्रिक्स बताई बनाई थी वही मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यार, बोला गया एक रीसेंट मूवी है, उस टाइम की मूवी थी, 2015 में आई थी ये, 2015 में। ठीक है, अब क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिशियन थे, उनसे रिलेटेड ये मूवी थी, इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एक बायोग्राफी है, किससे रिलेटेड है? रामानुजन जी से रिलेटेड है। बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। उस टाइम पर मूवी आई इसलिए इम्पोर्टेंट थी। अब अगर कोई मूवी आ जाती है न्यू, तो आपको ये समझ में आ गया है कि अगर कोई बड़े किसी की बायोग्राफी आ रही है तो हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज सिस्टम का स्टैटिक पोर्शन भी आज हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से 15 सेकंड्स देता हूँ आपको, आप पढ़ लो और उसके बाद मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ और स्टैटिक का पोर्शन भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो जरा कि यहाँ पे बोला गया है, जो अगर आपको पंचायत में मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स है जो आपको याद रखने ही है। तो ये हो गया इनकरेक्ट। बोला गया है पंचायत को रिकॉन्स्टिट्यूट अगर किया जाता है, मान लो एक पंचायत बनी। ठीक है, वो पंचायत जो है मान लो कि 4 साल में ही 4 इयर्स काम करती है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से। अब क्या है, 1 साल अभी भी बचा हुआ है, और 1 साल ऐसा तो है नहीं कि हम पंचायत का काम बंद कर देंगे। तो अब क्या होगा, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप फिर से एक पंचायत बनाइए। ठीक है, और क्या होगा फिर, वो कब तक रहेगी, जब तक ये इसका जो 1 साल बचा था, बस उस 1 साल के लिए रहेगी, उस 1 साल के लिए रहेगी। मतलब जब टोटल 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद न्यू पंचायत बनेगी। मतलब कि ऐसा नहीं है जो नई पंचायत बनाई गई है वो अगले 5 साल के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि इनका प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया, नहीं। वो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए बनाई जाएगी जब तक इनका पीरियड खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। अगर मान लो कि ये 4.5 इयर्स के लिए काम करती है और किसी रीजन की वजह से डिसोल्यूशन हो जाता है, और अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 6 मंथ्स लेफ्ट, 6 मंथ्स लेफ्ट किसके लिए, इस पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के लिए। तो अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एक नई पंचायत बनाएं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इनका टाइम खत्म होने का वेट कर सकते हैं और उसके बाद नए इलेक्शन होंगे अगले 5 साल के लिए। तो अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम बचा है तो आप बिल्कुल इलेक्शन करवाइए, बट वो उतने टाइम के लिए ही रहेंगे जितना टाइम इनका बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ 6 मंथ्स बचे हुए हैं तो ये इलेक्शंस करवाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है कि ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है किसी भी पंचायत का तो उस टाइम पर इलेक्शन होंगे, बट कितने पीरियड के लिए, जितना पीरियड बचा हुआ है उतने के लिए ही। ठीक है, तो ये करेक्ट है। बट हमारा पंचायती राज सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है, हमें वो पूरा कवर करना है, तो पूरा कवर करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 73rd अमेंडमेंट 1992 से। ऐसी 74th अमेंडमेंट आया जिससे म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। ठीक है, बट अभी 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसमें कौन सा पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9। पार्ट 9 है
किससे रिलेटेड? पंचायत से रिलेटेड। पार्ट 9A है किससे रिलेटेड? म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, मैं इसलिए आपको कनेक्ट करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। आर्टिकल्स कौन से हैं? 243 से लेके 243O। प्लीज ये याद रखना, इतना बेसिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा। बोला गया है, और कौन सा स्केड्यूल ऐड किया गया? 11th। ऐसे ही 11th के बाद कौन सा आता है? 12th। वो किसके लिए है? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, तो इसके बाद एक जो है वो सब म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। अब देखिए, आर्टिकल 40 इस पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। कैसे? आर्टिकल 40 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, उसमें मैंडेटरी नहीं है आपको ये करना है, बट वो एक आइडियाज है जो बोलते हैं कि आपको उनको ध्यान में रखकर कोई भी लॉ बनाना है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में गिवन है कि आप विलेज पंचायत बनाइए, ऑर्गेनाइज करिए आप विलेज पंचायत को। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर देखते हुए ये अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। पार्ट 9 अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है यहाँ पे, तो इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया तो देख लेते हैं एक बार। 11 शेड्यूल में क्या है? 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिसमें बात करी गई है पंचायत से रिलेटेड। उसमें क्या क्या है? एग्रीकल्चर, माइनर इरिगेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, रूरल हाउसिंग, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि 73rd अमेंडमेंट में यह बोला गया कि आप 3 टीयर सिस्टम लेके आइए। ठीक है, उन एरियाज में जहां पर, उन स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो ये मतलब कि बनाना है, इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बट कौन से? इंटरमीडिएट लेवल पे। ये याद रखना, आपको पता है कि 3 लेवल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1, 2, 3। ओके, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, इससे वो क्या कर सकते हैं? इसको वो हटा सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 1 और 3 रख सकते हैं, मतलब 2 टीयर सिस्टम बना सकते हैं। बट उसके पीछे क्या एक वो दिया गया, रीजन दिया गया, अगर आप की स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख से कम है। ठीक है, 3 कौन से होते हैं? पंचायत एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट मतलब ब्लॉक पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, 3 होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। आप क्या कर सकते हैं? इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं उसको आप उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। 2 ही टीयर पे रह सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पे। ठीक है, ये बात यहाँ पर करी गई। ग्राम सभा में कौन कौन आएगा? ग्राम सभा पे आएंगे द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम कंप्राइजिंग ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द विलेज। रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब 18+ वाले सारे। ठीक है, फंक्शनिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सोशल ऑडिट्स, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी इलेक्शन करवाना है तो 6 महीने का टाइम है, आप 6 महीने के अंदर वो इलेक्शन करवा सकते हैं। मैंने वही कंडीशन यहाँ पे ऐड करी है कि अगर समझ लो कि डिसोल्यूशन, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है और 6 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, तब इलेक्शन को होल्ड करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम है तो इट इज मैंडेटरी कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंडर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें इतना जल्दी खत्म नहीं करेंगे। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, जहां आपको एक्सेप्शन दिख जाना, जैसे एक्सेप्शन है, प्लीज इसको दिमाग में रखना, यहीं से क्वेश्चन वो बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो SC STs और विमेन के लिए, दोनों के लिए आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है, तीनों लेवल पे। ठीक है, तीनों टीयर पे। ओके, याद रखना, जो विमेन का जिसे हम कहते हैं कि रिजर्वेशन है, जो कि बोला जाता है 1/3 होना चाहिए, 33% होना चाहिए, इसमें SC एंड ST की जो विमेन है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, मैंने शायद PCS में किसी में क्वेश्चन देखा था जिसमें ये लिखा गया था कि SCs और STs के लिए अलग से, उनकी विमेन के लिए अलग से कोटा होता है। नहीं, ये जो विमेन का कोटा है इसी में SCs की विमेन एंड STs की विमेन भी इंक्लूडेड है, ये आपको याद रखना है। बोला गया है कि कुछ स्टेट्स में यही जो कोटा है विमेन का वो 50% भी पहुंचा दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन करवाएगा। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो ये बताएगी कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है और कैसे इनके फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोनों में क्या आ गया, स्टेट। स्टेट याद रखना। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वो रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐसा करे, अपनी इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो ये गलत है। याद रखना, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, मतलब मेन फाइनेंस कमीशन, स्टेट का फाइनेंस कमीशन नहीं, जो मेन फाइनेंस कमीशन है वो भी रिकमेंडेशन दे सकता है। रिकमेंडेशन कोई भी दे सकता है, ठीक है। फिर कमिटीज प्लीज याद रखना। सबसे पहले कौन सी कमेटी आई थी, 1957 में आई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। इन्होंने बोला था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिसके चलते 2 साल बाद ही राजस्थान में पहला पंचायत बनता है, पहली पंचायत बनती है, कहाँ पे, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब बनी, 1959 में। प्लीज ऐसे याद रखना, बलवंत राय कमेटी आती है 1957 में, वो 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करती हैं, ठीक है। और वो क्या कहती हैं, वो 2 साल बाद ही फिर उनकी बात मान ली जाती है, राजस्थान में पहला पंचायत बनाया जाता है, ठीक है। वहीं पर अशोक मेहता कमेटी करेक्ट 20 साल बाद अशोक मेहता कमेटी आती है, वो 3 टियर की जगह 2 टियर सिस्टम की बात करती है, ठीक है। तो आपको बस इनसे रिलेटेड यही याद रखना है। फिर और जो है उनसे रिलेटेड बस ये याद रखना, जी वी के राव कमेटी आई 1985 में, फिर एल एम सिंघवी आई 1986 में, फिर थुंगगो कमेटी आई 1988 में। बस अब इन दोनों के बाद आपको क्या याद रखना है, सीक्वेंस, कि 85 में कौन सी आई, 86 में कौन सी आई, 88 में कौन सी आई। क्योंकि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कौन पहले आई है, कौन बाद में आई है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था ना ये, हाँ जी 100 क्वेश्चन था ये लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, जो कि है 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। और कब मिलेंगे, कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।